बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, अपोजिशन की लॉन्ग मार्च की तारीखें और फिर उसके बाद अदम एतमाद की कोशिशें और मुलाकातों का सिलसिला। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी अपनी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया है। आज मंडी भावदीन में बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का पावर शो हुआ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ा धुआंधार खिताब किया और अपोजिशन को तनकीद का निशाना भी बनाया। हमेशा की तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मिसालें भी दी और अपनी हुकूमत की मिसालें भी दी, महंगाई का एतराफ़ भी किया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजना हमारी बहुत बड़ी गलती है और मैं इस गलती को तस्लीम करता हूं, लेकिन ये गलतियां बार बार दोहराई जा रही हैं। बहुत सी गलतियों का वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब एतराफ़ कर चुके हैं। इन गलतियों को तस्लीम करने का जो खमियाजा है वो कौन भुगतेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी जानिब तहरीक अदम एतमाद के लिए मुलाकातों का सिलसिला जारी है। काफ लीग के अरकान ने तमाम इख्तियारात परवेज़ इलाही साहब को दे दिए। MKM मुतहरिक तरीन ग्रुप एक्टिव है, तो देखना यह है कि क्या कोई सरप्राइज भी सामने आता है या फिर उसी तरह से वही तमाम सूरत हाल नजर आती है कि मामलात एकदम से हाइप क्रिएट होती है, लेकिन जब नतीजा हम देखते हैं तो वो नतीजा हमें हमेशा की तरह सिफर नजर आता है। साथ ही साथ महंगाई के हवाले से बात करेंगे क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि आलमी सतह पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, आलमी सतह पर तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या वाकई ही आलमी सतह पर और आलमी मंडियों में कीमतों का जो तयन है वो नहीं हो पा रहा, तो उस वजह से पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब हो रहे हैं या फिर कुछ और भी वजूहात हैं और इस महंगाई से हमें कब रिलीफ मिलेगा, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सियासी मंजरनामे पर नाज़रीन गुफ्तगू करने के लिए राना अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब आपका वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा, एक तरफ अपोजिशन का लॉन्ग मार्च है और तहरीक अदम एतमाद की कोशिशें और अपोजिशन की मुलाकातों का सिलसिला जारी है, दूसरी जानिब अवामी राब्ता मुहिम का भी आगाज़ कर दिया गया है। कैसा रहा आज का पावर शो, कैसा देख रहे हैं इस राब्ता मुहिम को और क्या लगता है कि अपोजिशन जो है वो प्रेशर जनरेट करने में कामयाब हो गई? देखें, आज का अगर हम इसका एक सियासी जलसा जो इमरान खान ने राब्ता मुहिम शुरू की है, और मंडी भावदीन को इतना बड़ा शहर नहीं है लेकिन मंडी भावदीन की अहमियत बड़ी है। वहाँ पर चौधरियों का भी बड़ा अमल दखल है, वहाँ पर अगर आप देखा जाए तो भट्टियों का बड़ा अमल दखल है, वहाँ पर जो अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी का बड़ा एक अमल दखल होता है। लेकिन वहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आज का जलसा जो है, इन हालात के बावजूद, जिन हालात में कहा जा रहा था कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ की मुखालफत बहुत ज्यादा, जहाँ कहा जा रहा था कि अवामी नफरत बहुत ज्यादा, जहाँ कहा जा रहा था कि महंगाई का जो सैलाब है वो इनको एक भी वोट नहीं लेने देगा, लेकिन आज जलसे में जो तादाद है, चले मान ले हम सियासी तजियाकारों की इस बात को भी कि जनाब 50% उसमें वो लोग थे जो सरकारी मुलाजमिन थे, लेकिन जो 50% इनके वर्कर वहां पे आए हैं जिन्होंने परचम पकड़े हुए थे, जो नारे लगा रहे थे, जो तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ का वो वर्कर जिसने इसे वोट दिया था उसमें से एक अच्छी खासी तादाद आज भी इनके साथ खड़ी है। और अगर वो तादाद खड़ी रही और आइंदा आने वाले दिनों में अगर इन्होंने उन्हें कुछ रिलीफ दे दिया तो फिर आने वाला वक्त जो है उसमें यह कहना कि तहरीक इंसाफ का खात्मा हो जाएगा और वजीर आजम इमरान खान जो है इनको अवामी हमायत हासिल रहेगी, आज के जलसे के बाद तो ऐसा नहीं लगता। आज के जलसे के बाद तो हमें यह लग रहा है कि जैसे तहरीक इंसाफ का वो कारकुन जो कुछ अरसे से चार्ज नहीं था, वो कारकुन जो कुछ अरसे से मायूस बैठा था, वो कारकुन जो कुछ अरसे से ये समझ रहा था कि हमें वो चीज नहीं मिली जिसकी हम उम्मीद करते हैं, आज वो कारकुन हमें मुतहरक नजर आया है। शायद उसकी वजह ये थी कि एंटी पीपल्स पार्टी कारकुन, एंटी मुस्लिम लीग नून कारकुन, एंटी मौलाना फजलुर रहमान कारकुन जो है तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, तमाम तर मामलात के बावजूद अपनी जमात के साथ खड़ा हो गया है और वजीर आजम के जलसे में फिर सर अपोजिशन की हिकमत अमली कहाँ गई? शहबाज शरीफ साहब तो बड़ा कहते थे जी इमरान खान जब अवाम में जाएंगे तो उन्हें आटे दाल का भाव पता लग जाएगा, लेकिन आज के जलसे को देख के तो नहीं लगा। मैं यही बात कह रहा हूं कि ये अब परेशानी अपोजिशन के लिए है। अच्छा। कि अपोजिशन जो जलसे कर रही है वो मुत्तहिदा अपोजिशन के नाम से कर रही है। उस जलसों में क्या इतनी तादाद थी? अगर इतने लोग उन जलसों में हैं तो फिर इसका मतलब है वो सारे मिलकर इतना जलसा करते हैं जितना एक अकेली जमात कर रही है। तो ये तो बड़ी चीज है। आज यहाँ तो होता कि वहां पे लोग बाइकआउट करते, आज यहाँ पे ये होता कि वहां पे एंटी हुकूमत नारे लगते, इमरान खान के खिलाफ नारे लगते, वहां पर कोई ऐसा मसला होता तो फिर कहा जा सकता था कि जो शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, जो मौलाना फजलुर रहमान बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है। अभी आप जरा मुआवजा करें कि पीपल्स पार्टी के भी पंजाब में जलसे हुए हैं, उनसे और हुकूमत के जलसे को देखो तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। मैं कह रहा हूं फिर आप इस बात को भी ले ले कि 50% अवाम लोग वो थे जो सरकारी
सरकारी मुलाजमीन थे, जैसे कहा जाता है, लेकिन जो 50% वो लोग थे जो इनके कारकुन थे, जो चार्ज भी आज हमें नजर आए, आपने भी देखा। तो इसके बाद तो मैं समझ रहा हूं कि सियासी मैदान जो लगने जा रहा है, खासकर जो बल्दियाती इंतखाबात है, देखें ये जलसा जो है इसके हुकूमत ने 2 जवाब दिए। एक अपोजिशन को जवाब दिया कि हम भी अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर सकते हैं, और कर दी। दूसरा जवाब दिया कि जनाब इलेक्शन, आपको पता है मंडी बहाउद्दीन उन जगहों में, उन इजला में शामिल होता है जहां पर फेज 1 में इलेक्शन होंगे, और ये फेज 1 के इलेक्शन जो उसकी तैयारी है। दूसरी बात, एक हुकूमत ने बड़ा अच्छा पता के मान लें अब आवाम में इनकी हमायत नहीं है, लेकिन जब इनके उम्मीदवार बाहर निकलेंगे तो वो चार्ज होंगे, इनका उम्मीदवार चार्ज होगा, अपने कारकुनों को चार्ज करेगा, अपने हमायतियों को चार्ज करेगा, तो नेचुरली तौर पे जो है तहरीके इंसाफ के वो लोग जो खामोश थे वो एक्टिव हो जाएंगे, और जब एक्टिव होंगे तो उसका फायदा जो है हुकूमत को पहुंचेगा। और बल्दियाती इंतखाबात में 25% फायदा हमेशा उस हुकूमत को होता है जो मौजूद होते हैं उसके उम्मीदवार को। अच्छा, इस पावर शो के बाद आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत जो है वो कैश करवा लेगी मामलात को। सर, ये फरमाइएगा कि धुआंधार खिताब भी वजीर आजम साहब ने किया, और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की मिसालें भी दी। हमेशा देते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा ने उन्हें दूसरी दफ़ा जी हमायत की है तहरीके इंसाफ की, और इसके बाद उन्होंने अपने जो सियासी मुखालफीन हैं उनकी भी अच्छी खासी जो उनके खिलाफ वो बातें करते हैं, वो तमाम बातें दोबारा हमें सुनने को मिली। सर, इस खिताब में उन्होंने अपनी एक गलती का भी एतराफ़ किया। उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। इस तरह की कई गलतियों का एतराफ़ जो है वज़ीर आज़म साहब कर चुके हैं। बार बार गलतियां होती हैं, बार बार एतराफ़ होता है। ये जो तस्लीम करना है, इस तस्लीम का खमियाजा कौन भुगतेगा? देखिए, इसका हमाजा जो है, इसका जो नुकसान है वो पूरी कौम भुगत रही है। अच्छा, इसका नुकसान वो तमाम लोग, देखें पूरी कौम भी भुगत रही है। कौम इस सूरत में भुगत रही है कि रोजाना एहतसाब 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 का नारा लगता है, लेकिन जिनका एहतसाब करने का वादा किया गया था, जिनसे पैसे निकलवाने का वादा किया गया था, जब वो मुल्क से चले जाते हैं और आप उनको नहीं पकड़ सकते, और उस एहतसाब के नारे की गूंज जो होती है वो आम आदमी के टैक्स की सूरत में, आम आदमी पर महंगाई की सूरत में आती है, तो फिर उसका हमाजा तो अवाम ने भुगता ना। देखिए, एक बात हमें जरूर मान लेनी चाहिए, अगर किसी मुल्क का वजीर आजम ये रवायत कायम कर रहा है, वो कह रहा है कि वाकई मुझसे गलती हुई, वो कह रहा है कि हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, तो इस मुल्क में तो गलती मानने का तस्वुर कभी नहीं होता था। चाहे कोई हुक्मरान सियासी हो, चाहे जमहूरी हो, चाहे आमरीत से आया हो, कोई भी हो, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। अगर कोई मानना शुरू हो गया है तो हमें इस रवायत को कायम भी रखना चाहिए और इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे जो नजर आ रहा है, जो मेरी एक सियासी तज्जिया है, उसके मुताबिक आने वाले दिन जो है वो पाकिस्तान की सियासत में अब यकतरफा नहीं होंगे। यकतरफा सियासत चल रही थी अपोजिशन की, अपोजिशन का मार्च, अपोजिशन का एहतजाज, अपोजिशन का अदम एतमाद, अपोजिशन की तरफ से पटिशंस, अपोजिशन की तरफ से दीगर चीजें। अब जब हुकूमत ने भी सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है, ऐसा होता नहीं, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि हुक्मरान खुद जो है अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रहे हैं, और इलेक्शन से 1.5 साल पहले। और तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का सियासी माहौल गर्म होने को है, और जब सियासी माहौल गर्म होता है तो उसमें जहां पर कुछ फायदा होता है वहां पर सबसे बड़ा नुकसान हमेशा अपोजिशन को होता है, हुकूमत को उसका नुकसान कम होता है, क्योंकि अपोजिशन ने सोए हुए हुकूमत को जगा दिया है। कभी ऐसा नहीं होता। जो लोग सियासी बसीरत तो ये कहती है कि हुकूमत गलतियां कर रही है तो उसको गलतियां करने दे ताकि उसका हमाजा वो भुगते, और आखिरी दिनों में जब आप देखते हैं कि वक्त पूरा होने वाला है इनका, उस वक्त आप बाहर निकले तो हुकूमत अपनी गलतियों से सीख भी नहीं सकती, उनको क्लियर भी नहीं कर सकती, हार जाती है। लेकिन इन्होंने 1.5 साल पहले हुकूमत को जगाकर वो इमरान खान को दोबारा अवाम में ले जाकर ये सियासी गलती की है जिसका हमारा सियासी जमातों को सही ऑपोजिशन की हिकमत अमली पे मजीद बात करते हैं। ब्रेक ले रहे हैं राना साहब यहाँ पर, और नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो मुलाकातों के सिलसिले भी हैं। तहरीके अदम एतमाद कहाँ तक पहुंची है, तरीन ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, पावर शो बड़ा ज़बरदस्त रहा हुकूमत का, और राना अज़ीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपोजिशन की हिकमत अमली पे बात करते हैं। राना अज़ीम साहब, ये फरमाइएगा, तहरीके अदम एतमाद के लिए मुलाकातें हुई और मुलाकातों के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। काफ लीग के जो अरकान हैं, अब उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को तमाम इख्तियारात दे दिए। MQM कहती है कि हुकूमत के साथ रहने या ना रहने के लिए ऑप्शंस हमारे पास खुले हैं। तरीन ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर सामने आया है, तो कोई सरप्राइज मिल सकता है? बिल्कुल नहीं सरप्राइज मिलेगा, किसी सूरत में सरप्राइज नहीं मिलेगा। अच्छा, इसलिए नहीं मिलेगा सरप्राइज, आप 2 चीजें ज़हन में रखते। परवेज इलाही साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का साथ क्यों देंगे? इससे अच्छा वक्त क्या उनको मिल सकता है, इससे अच्छी उनको वजारतें या सहूलतें मिल सकती हैं, और पीपल्स पार्टी क्यों सिंध हुकूमत की कुर्बानी देगी?
आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, बल्दियाती इलेक्शन का सीजन शुरू हो गया है। मई में बल्दियाती इलेक्शन सिंध के अंदर भी होने जा रहे हैं, और पीपल्स पार्टी ये कहे कि मैं सिंध हुकूमत की कुर्बानी दे दूं, और बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के फिर पास क्या रहेगा? पीपल्स पार्टी किन बुनियादों पर इलेक्शन लड़ेगी? पीपल्स पार्टी किन इख्तियारात को इस्तेमाल करेगी? पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर क्यों इलेक्शन हारना चाहेगी बल्दियाती? देख लें, ये बड़ा एक क्लियर सी चीज है, कुछ भी नहीं होगा। मुस्लिम लीग, देखें मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, एक मीटिंग हुई जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा जी हमारा तो बहुत कुछ दाव पे लगा है, हमारी सिंध हुकूमत दाव पे लग जाती है, हम सिंध हुकूमत को अपनी खत्म करके हमें क्या मिलेगा? मुस्लिम लीग नून के पास तो कुछ भी नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है वो चाहती है कि फौरी इलेक्शन हो जाए, मौलाना साहब चाहते हैं फौरी इलेक्शन हो जाए। वो लोग जिनका जो स्टेक होल्डर है, देखिए इस वक्त स्टेक होल्डर है तहरीक इंसाफ, स्टेक होल्डर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो तहरीक इंसाफ हुकूमत में है, हुकूमत में जो लोग होते हैं उनको छोड़ा उसी वक्त जाता है जब किसी और तरफ से आवाज आए। अभी किसी और तरफ से आवाज नहीं आ रही, ना वो दरवाजे अभी अपोजिशन के लिए खुले हैं, और जब वो दरवाजे अपोजिशन के लिए नहीं खुले, आवाज नहीं आ रही, तो मुस्लिम लीग काफ क्यों छोड़ेगी? जहांगीर तरीन क्यों छोड़ेंगे? और इसके साथ जो MKM है वो क्यों छोड़ेगी? ये नहीं छोड़ेगी। ये उसी सूरत में छोड़ेंगे जब उस दरवाजे से आवाज आएगी, और जब उस दरवाजे से आवाज आएगी तो फिर हुकूमत जो है वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अपोजिशन के चाहे जितने मर्जी नंबर कम हो, फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे पास इतला ये है कि वो दरवाजा भी अभी तक किसी सूरत में भी इनके लिए नहीं खुला। अच्छा, ना दरवाजा खुला ना कोई इशारा हुआ। सर ये फरमाइएगा फिर इमरान खान साहब जो है घबराहट जो है कुछ कम होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने इत्तेहादियों को मजीद वजारतें देने का भी बात कर दी है, और जो इत्तेहादियों को मजीद वजारतें दी जा रही हैं, पहले ही हमारी काबीना माशाल्लाह बहुत बड़ी है, अब थोड़ी और तादाद बढ़ जाएगी, तो क्या मसले मसाइल हल हो जाएंगे? महंगाई कम हो जाएगी, अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएंगे, और अपोजिशन ने जो एक वबाल उठा रखा है उस वबाल और उबाल में कोई कमी आएगी? पहली बात यह है कि ना तो वबाल में कमी आएगी ना उबाल में आएगी। देखें आपके मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में जो महंगाई में कमी है वो अप्रैल के महीने में शुरू होनी है। ये एक इंटरनेशनल सिनेरियो है, ये अप्रैल से पहले नहीं शुरू होगा। अच्छा। और जो चीजें अप्रैल में होंगी उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा और पाकिस्तान में भी पड़ेगा। एक तो ये आप नोट कर लीजिएगा इन दिनों को, और जब आप प्रोग्राम कर रहे होंगे इंशाल्लाह तो आपको ये नजर आएगा। उसी बात है कि अपोजिशन कहाँ है? अपोजिशन सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। क्या कभी दुनिया में ऐसा हुआ है कि आप रोजाना कहें कि यह हुकूमत बदतरीन हालात से गुजर रही है और ये इससे बुरी हुकूमत कोई नहीं, इससे बड़े दुश्मन कोई नहीं अवाम के, और फिर आप इनके खिलाफ अपने इत्मीनान लाने के लिए मार्च का ऐलान करने के लिए 4 माह की तारीख दे दें? क्यों? इतनी लंबी तारीखें नहीं दी जाती, इतना लंबा नहीं होता। अब दूसरी बात यह है कि एक बात तो समझ लेनी चाहिए हमें, ये एक बिल्कुल लॉजिक मौजूद है कि आपका वजीर आजम जो है वो एक ऐसे मुल्क के टूर पे जा रहा है, विजिट पे जा रहा है, ऐसे मुल्क के दौरे पे जा रहा है, रशिया के दौरे पे जा रहा है जो इस वक्त हॉट टॉक है, यानी अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ी वो जगह है, इस वक्त बाकी जगहों पे सारा मौजूद है। तो क्या इस मुल्क का दौरा जो है, इस मुल्क का जो विजिट है, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अहम अदारों की मर्जी और मशावरत के बगैर हो रहा है? उसके बाद 23 मार्च को आपके मुल्क में वज़ीर खारजा कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या आप समझते हैं कि वो भी अहम अदारों की मशावरत या उनकी इजाजत के बगैर हो रही है? उसके उस 23 मार्च के बाद एक इंटरनेशनल और विजिट पे जा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, क्या ये उन अदारों की मशावरत या इजाजत के बगैर है? ये मुमकिन नहीं है। तो जब अदम एतमाद या जब हुकूमत के जाने का वक्त होता है तो इतने अहम विजिट, इतने अहम इवेंट जो होते हैं वो नहीं होते, फिर इस मुल्क के अंदर कोई और सूरत हाल पैदा होती है। और इसी वक्त इसी तरह आप अंदाजा लगा लें कि 27 फरवरी को एक मार्च शुरू कर रही है पीपल्स पार्टी, 10 दिन का वो मार्च है, 10 दिन बाद वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं, 8 मार्च को वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी को यकीन है कि 8 मार्च तक ना अदम एतमाद आ रही है ना हुकूमत जा रही है। जब 8 मार्च तक नहीं जा रही तो उसके बाद मार्च शुरू हो जाएगा मौलाना साहब का। तो मौलाना साहब इस तरह ये चाहेंगे कि मैं 10 दिन से ज्यादा मार्च में ना करूं, मैं 10 दिन से ज्यादा अपनी सियासत ना करूं। पीपल्स पार्टी 10 दिन हर टॉक शो में डिस्कस होगी, पीपल्स पार्टी 10 दिन हर जगह सियासी मेला लगाएगी, सियासी मजमा लगाएगी। तो मुस्लिम लीग नून और PTM जो है वो क्यों नहीं लगाना चाहेगी? तो इसका मतलब है कि ये सियासी मैदान ही जचेगा। और मार्च के बाद अप्रैल रमजान का महीना आ जाता है, अप्रैल गुजरेगा मई इलेक्शन का महीना आ जाएगा। सर इत्तेहादियों को वजारतें देने से मामलात सेटल्ड होते नजर आते हैं?
इत्तेहादियों को वजारतें देने से आप अपोजिशन को ये पैगाम देंगे कि जनाब ये इत्तेहादी हमारे साथ थे, आपने इनमें दरार डालने की कोशिश की, खत्म कर दी। पंजाब में दिया जाएगा, हम ख्याल ग्रुप को एक वजारत दी जाएगी। पंजाब में एक वजारत जो है मुस्लिम लीग काफ को दी जाएगी। पंजाब में जो 2 वजारतें हैं वो तहरीक इंसाफ के उन नाराज अफराद को दी जाएंगी जो समझते हैं कि हम पार्टी के लिए बड़े मुखलस थे, हमें कुछ नहीं मिला, ये होगा। इसी तरह वफाक के अंदर एक वो बाप को वजारत दी जाएगी, एक काफ लीग और एक तहरीक इंसाफ के हिस्से में आएगी और एक एमकेएम को दी जाएगी। ये करके देखिए हुकूमत ने भी अपनी सियासी दलिया जो है वो चलाना है, उन्होंने भी अपनी सियासी हंडिया को पकाना है। उस सियासी हंडिया में किस किस का मसाला पड़ना है और हंडिया किस तरह लजीज होनी है जिससे अपोजिशन को वो जला सके, तो वो करेंगे। नहीं तो सर आखिरी पॉइंट लेना चाहूंगा, इस सियासी हंडिया का फायदा जो है, इसकी लज्जत जो है वो अवाम तक कब पहुंचेगी? अवाम तक अप्रैल से पहले कोई लज्जत नहीं पहुंचती नजर। अच्छा, यानी अवाम आपको अप्रैल तक बेबस नजर आती है? बिल्कुल नजर। देखें, हम जिस मुल्क में रहते हैं और यहाँ का जो एक सियासी शऊर है और यहाँ का जो अवाम का मजाज है वो एक दिन में बनता है और एक दिन में बिगड़ जाता है। यहाँ पर हम वर्ल्ड कप में इंडिया से जीत जाएं तो हमें बाकी तमाम शिकस्तें बोल जाती हैं। हम 6 मैच हार जाए और 1 जीत जाए तो जश्न मनाया जाता है, 6 हार जो जाते हैं उसमें गालियां निकाली जाती हैं। इसी तरह 5 रुपए की चीज महंगी हो और अगले दिन 2 रुपए सस्ती हो जाए उस पर हम मगरा डालते हैं। 5 रुपए महंगी होने वाली चीज पे हम भूल जाते हैं कि यह 5 रुपए ये महंगी भी हुई थी। तो ये सारी चीजें हम चूंकि हम उसी चीज में रहते हैं ना। अगर आज मुझे एक बात बताएं, अगर आज अपोजिशन वाकई अदम एतमाद लाना चाहती है तो तारीख क्यों नहीं दे रही? और क्या अदम एतमाद लाने के बाद अपोजिशन के पास कोई ऐसा कुलिया होगा कि वो चीजें सस्ती कर सके? सही, यानी अपोजिशन जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है। बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब हमारे साथ रहे। अवाम को भी अपने मिजाज को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जो भी सियासी दलिया और हंडिया पक रही है इसकी लज्जत अवाम तक पहुंचे तो बात बने। नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो महंगाई जो है वो उरूज पर है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं। क्या वाकई आलमी मंडियों में महंगाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से और आलमी सतह पर महंगाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है या फिर कुछ और भी वजूहात हैं? इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई जो है अपने उरूज पर पहुंच चुकी है और हुकूमत जो है वो बार बार कहती हुई नजर आती है कि हम इस महंगाई पर काबू पा लेंगे और जो वजूहात बताई जा रही हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं, इस पर बात करने के लिए हारून शरीफ साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। माहिर माशियात हैं, तज्ज़ियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं। वजह एक आलमी सतह पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, आलमी मंडियों में तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। क्या सूरत हाल है आलमी मंडियों की और तेल की कीमत की, और क्या ये वजूहात दुरुस्त हैं? जी, काफ़ी हद तक दुरुस्त हैं, क्योंकि हमारा इन्हिसार जो है बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स पर बढ़ता चला जा रहा है बतदरीज। ख़ास तौर पे जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी ज़राअत की भी और सनत की भी उस सतह से नहीं बढ़ी जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है। तो हमारी इंटरनल जो कंजम्पशन की नीड्स हैं अब हम इंपोर्ट करते हैं। इसी तरह हमारा इन्हिसार पेट्रोलियम मसनूआत पर बहुत ज़्यादा है, हम बिजली भी उससे बनाते हैं, हमारी ट्रांसपोर्ट का भी बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, हमारी इंडस्ट्री का भी है। तो जो भी ग्लोबल वॉलेटिलिटी आती है तो उसका यकीनन नतीजा आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इंटरनली हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमें बताया जा रहा है वो तज्जिया ये है कि जी क्योंकि दुनिया में कमोडिटीज़ महंगी हैं, दुनिया में तेल महंगा है, तो हमें पास ऑन कंज्यूमर को करना पड़ रहा है। देखिए, इसके जो शॉर्ट टर्म में हमारे कुछ स्टेप्स हैं वो तो हुकूमत इस तरह ले रही है कि वो कैश ट्रांसफर दे रही है गरीबों को, जो बढ़ा रही है एहसास प्रोग्राम का स्टाइपेंड, कर्ज़े देने की कोशिश कर रही है, सनतों को कुछ पहले कोविड के दिनों में सब्सिडीज़ दी गई। लेकिन इसका ये स्ट्रक्चरल इशू है। अगर हम इतनी डीवैल्यूएशन ना करते, रुपया सस्ता ना होता, तो जो हमारी इंपोर्ट्स थी वो भी उतनी महंगी ना होती। अब ये एक स्ट्रक्चरल चीज़ हो चुकी है। अब मुझे जो हमारा एनालिसिस है कि 2022 में कुछ तो शायद कमी वाक़या हो, लेकिन इन्फ्लेशन डबल डिजिट से नीचे नहीं आएगी, जो कि हमारे कंपेटिटिव कंट्रीज जो इसमें साउथ एशिया में हैं उससे खासी ज़्यादा रहेगी, और ख़ास तौर पे रोज़मर्रा के इस्तेमाल और फूड आइटम पर प्रेशर जारी रहेगा इस साल। अच्छा हारून साहब, ये फरमाइएगा कि आज भी वज़ीर आज़म साहब ने खिताब किया और बड़ा धुआंधार खिताब था उनका, उन्होंने महंगाई होने का एतराफ़ भी किया।
इससे पहले उन्होंने कहा जी कि हम दूसरे मुल्कों से बहुत बेहतर हैं, हालात बड़े बेहतर हैं। वो कभी एतराफ़ करते हैं, कभी इनहराफ करते हैं, ये एक अलग बहस है। लेकिन ये फरमाइएगा कि हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं उनमें आपको कहाँ पे खामियां नज़र आती हैं, क्योंकि हम आलमी मंडियों पे सब कुछ डाल के बरियो ज़िम्मा नहीं हो सकता है। जी देखें, इसके दो पहलू हैं बहुत इम्पॉर्टेंट। जो मीडियम टर्म सोल्यूशन और लॉन्ग टर्म जो हमें करने की ज़रूरत है, वो तो कुछ ड्रास्टिकली हमें इन्हिसार इम्पोर्टेड चीज़ों पे कम करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे ऑयल रिलेटेड चीज़ों पे। अब मसलन कहाँ पे है, अगर ट्रांसपोर्ट है तो मुझे एक शिफ्ट तो दिख रहा है जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या पॉलिसी है, लेकिन मुझे कोई ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी नहीं नज़र आ रही। फॉर इंस्टेंस, जैसे चीन ने जब ये किया था, उन्होंने एक पूरे शहर को कहा कि जितने मोटरसाइकिल हैं आज से विद इन 3 months मुफ्त में बैटरी पे शिफ्ट हो जाएंगे। सही ना, ये होता है एक ड्रास्टिक सिग्नल कि हुकूमत की पॉलिसी शिफ्ट जो नज़र आती। हम एक बेसिकली जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं उनको बेहतर तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई पॉलिसी के अंदर मैसिव शिफ्ट नहीं ला पा रहे। देखें, जैसे हमारी एनर्जी की नीड्स हैं, हम कहें कि जी हमने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सारी यूनिवर्सिटीज़ को कन्वर्ट कर देना है। जब तक हम इस तरह का काम नहीं करेंगे, हमारी जो डिपेंडेंस है वो वॉलेटिलिटी ग्लोबल प्राइसेस पे, कल को गल्फ में कोई क्राइसिस होता है, अभी यूक्रेन में हो रहा है, कुछ और होगा, वो बढ़ती जाएगी। और जिस तरह हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है, मैं बहुत वरीड हूँ जिस स्पीड से आबादी में इजाफा हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो श्रिंक हो रहे हैं। दूसरा है आमदन को बढ़ाना, जैसे कि वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा कि हम आमदन बढ़ाएंगे। अच्छा इक़दाम है, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगता है। ये कोई अगले 1, 2, 3 साल में ये नहीं होगा कि आपकी तो शायद हो जाए, बाकी लोगों की आमदन जो है दुगनी हो जाए या कुछ और हो जाए और वो उनको ये महंगाई पिंच ना करे। तो मेरी वरी इस वक्त ये है कि इलेक्शन आ रहा है, तो इन्होंने ज़्यादा इन्हिसार हुकूमत का पॉपुलिस्ट चीज़ों पे होगा, कैश ट्रांसफर्स पर होगा, या कुछ आपको यूटिलिटी स्टोर के थ्रू करने की कोशिश की जाएगी, कार्ड्स इशू किए जाएंगे राशन के। लेकिन पॉलिसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट आखिरी साल इलेक्शन से पहले मुझे नहीं। तो ये जो आप बता रहे हैं कार्ड दिए जाएंगे, और ये जो जितने यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर हम सब्सिडी की बातें सुनते हैं होती हैं, इससे कोई फर्क पड़ना लगता नहीं है? इससे पॉपुलिस्ट फर्क पड़ता है। अच्छा। क्योंकि वोटर को दिखता है कि हुकूमत कुछ हो रहा है, कि भाग दौड़ कर रही है। लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक इमारत है, अगर उसके स्ट्रक्चर में फॉल्ट है तो जब तक वो आप उस पर टेप लगाते रहेंगे वो कुछ देर के लिए तो संभलता है, लेकिन जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे, देखें जब तक हम इन्हिसार ज़रूरी मुल्क है, हमें मैसिवली एक ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ ये है कि अगर हमने ज़राअत की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमें इन्वेस्टमेंट का फ़्लो उस सेक्टर की तरफ डालना पड़ेगा। अब हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, तो हमें कुछ चीज़ों की सब्सिडी कम करनी पड़ेगी। कुछ सनतें जो बिल्कुल बैसाखी पे चल रही हैं और हमारी सब्सिडीज़ पे चल रही हैं या हुकूमत की मराआत पर चलती हैं, उनको बंद करना पड़ेगा, ताकि हम जो हमारी ज़रूरत के रियल सेक्टर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करें और पैदावार को बढ़ा सकें। गवर्नेंस का इशू रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा इशू मंडियों की रेगुलेशन है। मंडियों की रेगुलेशन असल में फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है, लेकिन महंगाई होती है तो सियासी सवाल वज़ीर आज़म से किया जाता है। ये काम जो है एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड मेजर है फेडरेशन, सूबे और डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान। वो मुझे, क्योंकि हमारा सियासी मंजरनामा कुछ ऐसा है इंटेंस कि कभी वो उतार में होता है, कभी उतार चढ़ाव उसका चलता रहता है। अंदर वो कोऑर्डिनेशन जिस लेवल की चाहिए वो शायद अभी मुमकिन नहीं। अच्छा हारून साहब, थोड़ी सी ज़रा शरह नमू के हवाले से बात करेंगे। आम आदमी के लिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कभी हम सुनते हैं कि हमारी जो शरह नमू है वो 3.78 है, और फिर साथ ही हम सुनते हैं वो 5% तक पहुंच चुकी है, फिर कभी वो 1.4 पे गिरते गिरते पहुंच जाती है। ये जो 3 और 5 के दरमियान का एक बड़ा गैप है, एक जंप है, ये अचानक से कैसे मुमकिन हो जाता है? जैसा असद उमर साहब ने कहा, जी ये जो हमारी 21-20 है वो 5.3 पे रही, और फिर ना हमारा जो बजटरी गैप है वो है, फिस्कल डेफिसिट है, कमाई हमारी नहीं हो रही, कर्जे हमारे डबल हो रहे हैं, आवाम पर टैक्सों की भरमार हमारे यहाँ हो रही है, और अचानक से ये ग्रोथ और शरह नमू इस ऊपर नीचे होती है। इस गैप को ज़रा समझाइएगा। जी देखिए, पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे तकरीबन 20 लाख यंग लोग हर साल लेबर मार्केट में नौकरी के लिए आ रहे हैं। अगर हमने उनको बाइज्जत रोज़गार देना है
तो हमें कंसिस्टेंटली 5 से 8 साल 7% की शरह नमू चाहिए। हमारी अगर 30 साल की एवरेज निकाली जाए तो हमारी एवरेज ग्रोथ, ये हर साल की ग्रोथ डजंट मैटर, हमें ट्रेंड देखना पड़ता है। हमारी एवरेज ग्रोथ 4% से कुछ कम है। सही। तो इसका मतलब ये है कि वो जो मैंने पहले अर्ज किया कि जिस तरह आबादी बढ़ रही है और रिक्वायरमेंट्स हैं, उतनी सर्विसेज और इंडस्ट्री के अंदर जो हमें चाहिए वो हम हासिल नहीं कर पा रहे। जब हम नहीं कर पाते तो हम इंपोर्ट करते हैं, और वहीं पर असल जो प्रॉब्लम है हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट का आता है, जिसके अंदर हम बार बार बैलेंस ऑफ पेमेंट में फंसते चले जा रहे हैं। सही। अब आपका सवाल कि अचानक नीचे चली जाती है जो वॉलेटिलिटी है ग्रोथ की, देखिए हमारी जो सियासत है वो नंबर्स से ऑब्सेस्ड है। सही। कि हमने एक नंबर दिखाना है। सही, हमने 5 का नंबर दिखाना है, 6 की फिगर दिखानी है या 3 की फिगर दिखानी है, और इसमें मसले हल होंगे। और ये बहुत सालों से, इस हुकूमत का नहीं, बहुत सालों से। अब PMLN कहती है जी हमारे ज़माने में तो 6.5 पे चला गया। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको सस्टेन क्यों नहीं कर पाते। जब हम रियल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं या ट्रेडिंग या कंजम्पशन की बेस पे ग्रोथ करते हैं, उससे ना तो उतनी नौकरियां निकल पाती हैं। जब आप कंजम्पशन का मतलब ये है कि आप तजारत शुरू कर देते हैं, रियल एस्टेट बेचना शुरू कर देते हैं, इन चीज़ों का तो ये ट्रांजैक्शंस होती हैं। नई फैक्ट्रियां नहीं लग रही होती हैं, नए ज़री फार्म्स नहीं बन रहे होते हैं, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही होती हैं, लेकिन क्योंकि एक एक्टिविटी इकोनॉमिक बढ़ती है तो उससे सर्विसेज बढ़नी शुरू हो जाती हैं, हमारा इन्हिसार इंपोर्ट पे बढ़ जाता है, हम चीज़ें इंपोर्ट कर करके बेचना शुरू कर देते हैं। और ये साइकिल हमारा जो बार बार आता है 3-4 साल के बाद कि हम 4 से 5 पे जाते हैं, इसके बाद फिर हमारे ऊपर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है, हम IMF के पास जाते हैं, वो हमें बेल्ट टाइटनिंग का कहता है, ग्रोथ फिर नीचे आनी शुरू हो जाती है। इसको तोड़ने के लिए हुकूमत को जो ये करंट पॉलिसी का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हमें कुछ रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाने, हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। हमें कुछ जो हमारे बिल्कुल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज डिपेंडेंट हैं उनको राइट ऑफ करना पड़ेगा। देखें ना, हमें जो है वही पैसा लेकर ज़राअत के अंदर ऐसी इंडस्ट्री में जो एक्सपोर्ट कर सके और जो हमें फायदा दे सके, और कर्ज के नहीं, जो सस्टेन करे। देखें जो पैसा इंडस्ट्री में जाता है या ज़राअत में जाता है वो पुश बटन से बाहर नहीं निकलता। जो ट्रेडिंग है या स्टॉक मार्केट है वो तो हॉट मनी होता है, आता है चला जाता है। सो हमें एक तो ये पॉलिसीज़ के ऊपर तमाम सियासी जमातों को संजीदगी से गौर करना चाहिए, जो भी हुकूमत में आए उसका वो तसलसल रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि चार्टर साइन कर लें, ये MOUs कर लें, TV कैमराज पे आ जाएं, सस्टेनेबिलिटी नहीं, हमारी ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारी ग्रोथ की फाउंडेशन कमज़ोर है। जब तक फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी तब तक ग्रोथ। और इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो हमारा 15% है, जबकि जो बाकी ममालिक हैं, कंबोडिया है, बांग्लादेश है, टर्की है, जिनसे हम कम्पीट करते हैं, उनका 25% GDP का इन्वेस्टमेंट है। जब हम इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाते हैं तो फिर हम कर्जा मजीद लेते हैं। हम ये विशस साइकिल तोड़ने के लिए अब आई थिंक वो एक टाइम आ गया है कि हमें कुछ बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और उसके लिए मजबूत सियासी ढांचे की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा सर, एक मुश्किल फैसला अभी भी हुआ है, आम आदमी के लिए सवाल कर रहा हूँ, ये जो 160 रुपये तक पेट्रोल पहुँच गया है, ये 12 रुपये का जो कीमत में इजाफा था, ये जायज़? लेकिन जी हुकूमत के हिसाब से तो जायज़ है। 11 रुपये की समरी दी गई थी, उन्होंने 12 की मंजूर कर ली। देखिए, लेकिन जो अगेन इसका हल मैं फिर से अर्ज कर रहा हूँ, इसका हल ये है कि कारें घटाई जाएं, इसका हल ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाई जाए, सही। इसका हल ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव की जाए मैसिवली। मुझे वरी ये है कि हम तो आप अभी इस्लामाबाद की सड़कों को ही देखिए, भरी हुई, द नंबर ऑफ व्हीकल्स कमिंग जो पेट्रोल पे चल रहे हैं, तो उसके बाद हम ये पेट्रोल की प्राइसेस की जो एक्सटर्नल शॉक होता है उसको कैसे एब्जॉर्ब कर पाएंगे, क्योंकि ये तो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये ग्रेजुअल नहीं हो पाएगा। आपको कुछ मुश्किल, जैसे कारपूल होता है बाहर में, अकेला आदमी कार नहीं चला सकता, पीक आवर्स में कुछ सड़कें बंद कर दी जाती हैं। विल हैव टू मैनेज द डिमांड, जब तक वो नहीं कर पाएंगे ये प्रेशर्स कम नहीं होंगे। यानी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब हमारे साथ स्टूडियो में रहे, और हुकूमत के जो दावे हैं महंगाई को कंट्रोल करने के, हम भी उम्मीद करते हैं कि उन्हें काबू कर सके महंगाई के जिन को वो। लेकिन जिस तरह हारून साहब ने फरमाया कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और फाउंडेशन को मजबूत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसकी अहमियत अपनी जगह पर कायम और दायम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।